नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं पीएम मोदी ने वाराणसी को दी हजारों करोड़ की सौगात। जापान की मदद से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी किया उद्घाटन। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिद्धू के बीच का घमासान, शांत होने के आसार। हरीश रावत ने खोजी सुलह की तरकीब। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी कमेटी की रिपोर्ट से बौखलाई ममता बनर्जी। बोली, उन्नाव से हाथरस तक कई घटनाएं, क्यों नहीं भेजा आयोग। ममता नंदीग्राम की हार नहीं कर पा रही स्वीकार। शुभेंदु की बड़ी मुश्किल, घर पर पहुंची सीआईजी। और पाक सेना पर टूटा आतंकियों का कहर। पहले 15 का कत्लेआम, अब किया आईजी ब्लास्ट। कैप्टन और सिपाही की मौत। पहली खबर पीएम मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। वो सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो सीधा बीएचयू में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने बटन दबाकर करीब 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात लोगों को दी। इसके अलावा जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि काशी तो साक्षात शिव है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष के कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर ही लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री की जो दौरा रहा, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार का इसको यलगार कह सकते हैं कि आज बिगुल जो है फूंक दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इन लोगों ने वाराणसी में बदलाव करके एक बात साबित करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा करती है टाइम पे पूरा करती है, और गरीब कल्याण के लिए जो अलग अलग योजनाएं हैं उसको लागू करने में ज़रा सा भी उसमें हिचक नहीं करती। सबसे बड़ी बात कि इतनी सारी योजनाओं के लागू हो जाने के बावजूद कहीं पे भी भ्रष्टाचार नाम का कोई एक शब्द सामने नहीं आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे इसमें अहम पहलू ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये तो 24/7/365 ये तो राजनीति करने वाली, चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ही ये कार्यक्रम हो रहा था तो विपक्षियों को मिर्ची लग रही थी, ये लोग विरोध प्रदर्शन वगैरह में जुटे हुए थे। एक बात मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी का जो पॉपुलैरिटी है, जो उनके अंदर जो करिश्मा है लोगों को जोड़ने का, वो आज साफ साफ दिख रहा था कि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। जी, तो बिल्कुल सही बात है। काशी हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी है और कोई भी संस्कृति श्रृंगार के बिना अधूरी होती है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच शुरू हुआ घमासान अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल खबर है कि दोनों नेताओं के बीच का विवाद सुलझाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक ऐसा फॉर्मूला तलाश लिया है जिस पर अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू राजी हो सकते हैं। इस नए फॉर्मूले के तहत अमरिंदर सिंह पंजाब में फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहने के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम पद का चेहरा होंगे, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में इस बारे में स्थिति पूरे तरीके से साफ हो जाएगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि वो पार्टी के हर फैसले का पालन करेंगे। डॉक्टर साहब, हरीश रावत का ये कहना कि सिद्धू पंजाब का भविष्य है, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, चारों तरफ ये खबर आ रही है कि ये फार्मूला क्रैक कर लिया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पीसीसी अध्यक्ष वो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाएगा। ये डिजास्ट्रस फार्मूला है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले के साथ ही अपनी हार को सुनिश्चित कर देगी। वो इसलिए क्योंकि एक ही राज्य में दो पावर सेंटर्स हो जाएंगे। अभी तो चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है और बवाल इतना मच गया है कि दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखना नहीं चाहते।
अब खबर यह आ रही है कि फार्मूला तो दिल्ली में प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर ने मिलकर तय कर दिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको लेकर के नाराज है। और ये बयान हरीश रावत का कि पंजाब के भविष्य नवजोत सिंह सिद्धू हैं, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी में ये जो चारण जो सिस्टम है चमचागिरी करने का, हकीकत क्या है कि पंजाब में मेजर रोल नवजोत सिंह सिद्धू को मिले, ये प्रियंका वाड्रा चाहती हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते। प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब एज हो रहा है, वट एवर मे बी द रीजंस, लेकिन वो तो अभी वर्तमान में आपके चीफ मिनिस्टर हैं। अभी तो खेल शुरू ही होने वाला है, क्योंकि अब जब पीसीसी चीफ अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को बना देंगे तो टिकट बांटने की शक्ति किसके पास होगी? पीसीसी चीफ चाहेगा भाई मेरा आदमी बने। कैप्टन अमरिंदर को वही लग रहा है कि भाई तो माथे पे बिठाया जा रहा है सिद्धू को, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएज हों, इसलिए सब सीटें मैं अपने हिसाब से मैं दूंगा। तो ये टिकट बंटवारे से लेकर के प्रचार प्रसार से लेकर के पोस्टर में किसकी तस्वीर कितनी बड़ी लगेगी, उसको लेकर के कौन सा लीडर किसके कहने पे पंजाब में कार्यक्रम करेगा, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आपस में ये सिर फुटौल करेंगे। जिस किसी ने भी ये फॉर्मूला दिया है वो कांग्रेस पार्टी का हितैषी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दुश्मन है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी जमीन दो होने के कगार पे है। जी, तो कांग्रेस के बाकी सारे फॉर्मूले तो फेल हो चुके हैं, अब कांग्रेस का ये डिजास्टर्स फॉर्मूला क्या रंग लाता है ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए पीएम मोदी से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं है, ऐसी हालत में वहां पर कितने आयोग भेजे जा चुके हैं। ममता ने कहा कि बंगाल में ज्यादातर हिंसा चुनाव से पहले हुई है। उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि एनएचआरसी को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और उसे चुनाव बाद हुई हिंसा से संबंधित रिपोर्ट लीक नहीं करनी चाहिए थी, जो सिर्फ उच्च न्यायालय में जमा करने के लिए थी। डॉक्टर साहब, ममता का ये कहना कि ज्यादातर हिंसा चुनाव से पहले हुई, ये तो शायद इस शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक होगा। देखिए, ममता बनर्जी एक इसको कह सकते हैं दानवीय किस्म की राजनीति कर रही है। सवाल ये पूछ रही हैं कि भाई उन्नाव में या हाथरस में वहाँ मानवाधिकार आयोग की टीम क्यों नहीं गई। ये एक क्रिमिनल एक्ट है और जो बंगाल में हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक जेनोसाइड चल रहा है। वहाँ यूपी के अंदर घर से घसीट घसीट के हिंदू महिलाओं का गैंग रेप नहीं हो रहा। वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का कौन किस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक है उसको चिन्हित करके उसके सिर को फोड़ा नहीं जा रहा, उसके मर्डर्स नहीं किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पे वहाँ पे लोगों के घर नहीं जलाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी इस तरह की जो बयानबाजी वो करती हैं वो बंगाल के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, देश की जनता ये सब सुनने को तैयार नहीं है। और अब मसला एनएचआरसी का है तो ममता बनर्जी को ये झूठ तो कतई नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे एनएचआरसी ने रिपोर्ट तैयार की है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर। इस तरह का आदेश हाथरस या उन्नाव या किसी दूसरे राज्य में नहीं होता। इस लेवल का क्राइम और सरकार वहाँ पे, वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन नपुंसक बन करके नहीं बैठता। हर जगह कार्रवाई होती है, झूठी सही लेकिन फिर भी कार्रवाई होती है। बंगाल में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए। तीसरी बात, तीसरा आरोप जो ममता बनर्जी लगा रही हैं कि एनएचआरसी को हाईकोर्ट का सम्मान करना चाहिए, रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी गई, हाईकोर्ट ने सरकार को भी दिया। ममता बनर्जी से दूसरा सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि अपने चहेते रिपोर्टर्स को जो तृणमूल की दलाली करते हैं बंगाल में बैठ के, उनके पास ये रिपोर्ट आई कहाँ से? क्योंकि ये रिपोर्ट सरकार के पास भी है और हाईकोर्ट के पास भी है, एनएचआरसी के पास भी है। तो इन तीनों में से कहां से ये लीक हुई, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। जी,
तो ताज्जुब की बात है कि बंगाल चुनावों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की सबसे ज्यादा कंपनियां तैनात की जाती हैं। 8-8 चरणों में वहां पर चुनाव कराए जाते हैं और हिंसा का आरोप ममता बनर्जी दूसरों पर लगाती हैं। चौथी बड़ी खबर भी बंगाल से ही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में हुई हार को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है। विधानसभा उपचुनाव में हो रही देरी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर लगातार बने रहने के लिए ममता के लिए ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ममता पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई थी। मौजूदा समय में वो विधानसभा की सदस्य नहीं है, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, वरना उनकी कुर्सी पर संकट आ सकता है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुभेंदु के पूर्व बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच करने सीआईडी की टीम उनके काथी स्थित आवास पर पहुंची। इस बीच शुभेंदु ने नंदीग्राम में ममता की हार को लेकर दायर याचिका की सुनवाई अन्य राज्यों में करने की मांग की है। डॉक्टर साहब, बंगाल की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी? देखिए, जीत तो हमेशा सच की होती है जी। हार जो झूठ होता है वो कुछ दिनों के लिए प्रबल नजर आता है, लेकिन आखिर में तो जीत सत्य की ही होती है। यही दस्तूर है। ममता बनर्जी लाख कोशिश कर ले, लेकिन नंदीग्राम की जनता ने जिस तरह से ममता बनर्जी को हराया है, वो ममता बनर्जी की तिकड़मबाजी से खत्म नहीं होने वाला। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो चिड़ी हुई हैं। चिड़ी हुई इसलिए हैं कि ममता बनर्जी को डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, जनता के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ममता बनर्जी की राजनीति गुंडे पालने वाली राजनीति है कि आप तृणमूल पार्टी के नाम पे आप अपने कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी सिखाओ, बम बनाना सिखाओ, बमबाजी करना सिखाओ, बलात्कार करना सिखाओ, हिंदुओं के ऊपर हमला करना सिखाओ, और उससे उनकी राजनीति चमकते रहती है, क्योंकि 30% मुस्लिम वोटर्स जो है ममता बनर्जी को वोट देते हैं। अब जब ये थक हार गई तो इन्होंने वही काम किया जो नहीं करना चाहिए था। इन्होंने शुभेंदु अधिकारी घर सीआईडी भेज दिया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से सिर्फ एक चीज़ होगा, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के और पैरेलल खड़े होते चले जाएंगे। जब विनाश मनुष्य के सामने आने लगता है ना, तो वो अहंकारी हो जाता है, और जब अहंकार बहुत सिर पे चढ़ के बोलने लगता है, तब आप यही सब काम करते हैं। आप अपनी गरिमा, अपने पद, अपने काम को छोड़ के आप वो काम करने लग जाते हैं जो आपके बस का नहीं है। ममता बनर्जी ने इस तरह के काम को अंजाम दे करके शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस केस में ये ऑलरेडी डिसाइडेड केस है। इस केस में शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं होने वाला, और ममता बनर्जी की इमेज इस तरह की कार्रवाई से और ख़राब होगी। और दूसरी बात, जो खबर आपने दी है कि चुनाव आयोग में आज 6 लोग गए, 6 एमपी, वहाँ वो गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ इलेक्शन करवा लो, क्योंकि 9 नवंबर तक अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो ममता बनर्जी न घर की रहेगी न घाट की, उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जी, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा कि इसे ममता का अहंकार नहीं तो और क्या कहेंगे, और ये अहंकार उन्हें आने वाले वक्त में ले डूबेगा। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने एक बार फिर से पाक सेना को निशाना बनाया है। तटीय शहर पासनी के खुदा बख्श बाजार में हुए बम धमाके में पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन और एक सिपाही मारे गए हैं। पाक सेना के मीडिया विंग ने खुद इसकी पुष्टि की है। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR ने बयान में कहा कि आतंकियों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों पर हमला किया है। बयान के मुताबिक कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान इस हमले में मारे गए हैं। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। ISPR ने कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस कायराना हरकत के पीछे जो भी है वो बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक दिन पहले भी जो हमला हुआ उसमें 15 लोग मारे गए थे, और अब इस तरह से फिर से हरकत की गई है वहां पर। देखिए, आप अगर बबूल के पेड़ बोएंगे तो उसमें आम तो नहीं फैलेंगे, वहाँ तो बबूल, वो तो कांटा ही निकलेगा, वो चुभेगा ही। तो पाकिस्तान ने अब तक आतंकियों को शरण दिया, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। अब यही इनके सिर पे आ रहा है। अब ये जो खबर आपने दी है, इसके साथ एक और खबर है जो पाकिस्तान की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ के लोकल अखबारों में, जो लोकल वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ बताया जा रहा है कि इस धमाके के बाद
40 सिक्योरिटी पर्सनल को वहां पे अगवा कर लिया गया है बलूचिस्तान में। अब उनका क्या होगा नहीं होगा, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो सर्च ऑपरेशन उन्हीं को बचाने के लिए चल रहा है। तो ये लोग तो उनके ही अपने लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा। जैसे कश्मीर में धमाके होते तो पाकिस्तानी आते हैं, तो यहाँ से तो कोई नहीं जा रहा, नहीं अफगानिस्तान से कोई आ रहा, नहीं ईरान से कोई आ रहा। तो ये पाकिस्तान के अंदर उपजे हुए टेररिस्टों का काम है। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुक रहा। आपने कल की एक घटना के बारे में बताया कि 15 लोगों की मौत हो गई, उसमें 2 पाकिस्तानी थे, बाकी के बाकी चाइनीज़ इंजीनियर्स थे। वो बस चाइनीज़ इंजीनियर से भरी पड़ी हुई थी। 40 चाइनीज़ अभी हॉस्पिटल में है, स्थिति उनकी क्रिटिकल है। और चीन इतना ज़्यादा नाराज़ है कि भाई हमारे पैसे पे पलते हो, मेरी वजह से तुमको दुनिया में एग्जिस्ट करने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज़ कितने टुकड़ों में बढ़ जाओ तुमको पता नहीं, तुम हमारे ही सिटीजन को सुरक्षित नहीं रखवा सकते हो। तो ये कितनी शर्म की बात है कि चीन ने आज ये ऐलान किया है कि इस हादसे की जांच चीन खुद करेगा। चीन से एक टीम आएगी पाकिस्तान और वहाँ इस बात की जांच में जुटेगी कि ये दरअसल हुआ कैसे। अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इतना ही सड़ा गला हुआ है, मालूम चलेगा कि अगर ये इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसमें आईएसआई वहाँ के आर्मी का ही हाथ निकल आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। वहाँ जो आर्मी जितना गंदगी फैला सकती है वो पाकिस्तान के अंदर में फैलाती है। अब देखना यही है कि इमरान खान के अंदर ज़रा से भी कुछ इसको कह सकते गट्स बचा हुआ है या नहीं है कि एक सॉवरन नेशन, वो भी न्यूक्लियर पावर सॉवरन नेशन, उसके अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसकी जांच के लिए चीन से टीम आ रही है। शर्म करने की बात है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।